खड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम इन योर क्लास। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी तक की वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट का कांसेप्ट स्टार्ट कर रखा था, उसी को हम आगे स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितना टॉपिक हमने किया था, एक बार उस पर अपने नोट्स पर फटाफट नजर डालिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग जो भी पाया जा रहा है और हमारे बिजनेस को वो अफेक्ट कर रहा है। इट डजंट मैटर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दोनों तरह से इफेक्ट कर सकता है, नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? डेफिनेशन के अंदर हमने यही पढ़ा था कि हमारे बिजनेस पर कोई पॉजिटिवली इफेक्ट डालता है या नेगेटिवली इफेक्ट डालता है, नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। गॉट इट? आफ्टर दैट हमने पढ़ा था क्या कि क्या-क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं। इसके फीचर्स और इसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो थोड़ी बहुत सेम थी। क्या पढ़ी थी हमने इसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस कि जो भी इसको पहले देखेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो उसके फर्स्ट मूवर एडवांटेज को क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। जैसे कि मुझे पता चल गया कि मार्केट में आने वाले टाइम में इस तरह के लॉसेस हो सकते हैं, तो मैं पहले से उसको समझकर उन लॉसेस से क्या कर सकता हूँ, बच सकता हूँ। डायनामिक नेचर का होता है, क्यों? क्योंकि चेंज वातावरण क्या हमारा गतिशील है, तो गतिशील है जो हमारा एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को ढालना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी पाई जाती है, क्यों? क्योंकि अनिश्चित होता है हमारा, पहले डिसाइड नहीं कर सकते। और क्या पढ़ा था हमने कि वार्निंग सिग्नल भी हमें मिल जाते हैं कि पहले से कुछ चेंज करना हो तो उन चेंजेस को हम अलाउ कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमने फीचर्स और इंपॉर्टेंस में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कौन-कौन से एनवायरनमेंट हो सकते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस के अंदर ही होता है वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल के अंदर पढ़ा था जो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करता है, नोन एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। कहता है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो बिजनेस के कंट्रोल में होता है। जैसे कस्टमर, ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पॉलिसीज होगी, रूल रेगुलेशन हो गए हमारे बिजनेस के, उनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट होगी तो किसी को भी आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल के अंदर हमने पढ़ा था क्या कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है उसको हम कंट्रोल एक लेवल तक कर सकते हैं। जैसे हमारे कस्टमर हो गए, सप्लायर्स हो गए, पब्लिक होगी, मीडिया हो गया, इस टाइप में। या फिर जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है उसको हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अंदर पढ़ा था ये टेक्नोलॉजी होगी हमारी, इकोनॉमी होगी, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, यानी कि ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, इनको हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये वाली चीजें हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। कहता है गवर्नमेंट ने देखते ही देखते 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी। ये वाला टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स में भी रहेगा, वहां पे आपको ज्यादा डीपली पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करवा रखा है। कहता है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई 1991 में, वो एलपीजी थी। एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा होगा कभी। तो कहता है कि ये होता क्या है, एसएस के अंदर आता था ये टॉपिक हमारा 10th में। कहता है लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन की हिंदी होती है उदारीकरण, मतलब उदार करना, जैसे दयालुता दिखाना, काइंडनेस शो करना, वो लिबरलाइजेशन होता है। कहता है फिर यहाँ पर क्या मीनिंग होगा। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हमें हर एक चीज की परमिशन पहले गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी। मतलब अगर एक छोटी से छोटी शॉप भी खोलनी है तो हमें पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम ये खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, परमिट वगैरह लेना पड़ता था। जैसे आज के टाइम में लगा लो, आज के टाइम में क्या हो रखा है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में अगर किसी को बाहर निकलना है, मैरिज करवानी है, कोई डॉक्टर के पास जाना चाहता है, उसको परमिट लेना पड़ेगा। और जो बाहर नहीं
अंदर ही रह रहे हैं, मतलब जिनको ये लिबरलाइजेशन की कंडीशन नहीं आई ना यहाँ पर कि उनको क्या लेनी पड़ रही है, परमिशन लेनी पड़ रही है हर एक पर्सन की। ऐसे एग्जांपल लिया जा रहा है। तो ऐसे ही पहले क्या होता था, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है हमें, तो हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। क्लियर है? तो अगर हमें परमिशन लेनी पड़ रही है तो जो हमारा काम है वो क्या होगा, देरी से होगा। एक तो मैं डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं, एक मुझे कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़े। कौन सा जल्दी होगा, किसमें बिजनेस जल्दी होगा, जिसमें डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं, परमिशन वाले में तो मेरा काम और देरी से होगा। तो इसीलिए कहता है कि गवर्नमेंट ने देखते ही देखते हमारे लिए क्या लागू कर दिया, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम द डायरेक्ट और द फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज कर रखे थे रूल रेगुलेशन कि आपको ये रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, हटा दिए 1991 में। क्यों हटाए, क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी का क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। मोनोपोली हट गई कि मार्केट में एक ही पर्सन उस चीज को सेल कर रहा था जिसने परमिशन ले रखी थी, तो इसका इफेक्ट पड़ा। कहता है फ्री फ्रॉम द डायरेक्ट और द फिजिकल कंट्रोल, कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उन चीजों के ऊपर, गवर्नमेंट ने उसको हटाकर इम्पोज कर रखा था जो गवर्नमेंट ने, उससे हमें क्या दे दी, फ्रीडम दे दी। मतलब आसानी से हम अपने काम को क्या कर सकते थे, शुरू कर सकते थे। क्लियर है? क्या लिखता है, क्या फ्रीडम फ्रॉम द एक्सपेंशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। एक्सपेंशन मतलब बढ़ावा, कि हम अपने बिजनेस को आसानी से क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। कि जहां पर हमें लग रहा था कि परमिशन लेनी पड़नी है, कहते फिर अभी भी तो हमें कुछ चीजों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, कि कुछ चीजें ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रख ली। जैसे कोई ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, मेडिसिन टाइप में होता है ना बच्चे, ये केमिस्ट वगैरह की शॉप है, या फिर कोई स्मगलिंग, ये बंदूक वेपन्स का बिजनेस कर रहा है, कुछ बिजनेस गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रख लिए, बाकी को क्या कर दिया, फ्री कर दिया लाइसेंस से। तो लाइसेंस से फ्री करना क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। L for liberalization, L for licensing। लाइसेंसिंग से क्या दे दी, फ्रीडम दे दी कि आप बिना लाइसेंस के कुछ बिजनेस क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपका अगर कपड़े का बिजनेस है, क्या आपको कपड़े के लिए लाइसेंस की जरूरत है, नहीं। बट मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हो तो जरूरत पड़ेगी। आपकी करियाने की शॉप है, दाल दलिया वगैरह आप सेल करते हो, क्या उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है, नहीं। तो पहले ऐसे छोटे छोटे बिजनेस के करने के लिए हमें लाइसेंस लेने पड़ते थे, बट गवर्नमेंट ने उसको हमें क्या कर दिया, फ्री कर दिया। डायरेक्ट बिना परमिशन के हम उन बिजनेसेस को ओपन कर सकते हैं, तो वहां से फ्रीडम दे दी। तो फ्रीडम ऑफ द एक्सपेंशन की बढ़ावा मिला, वो प्रोडक्शन टू द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्रीज अपनी मर्जी से क्या कर सकती थी, प्रोडक्शन कर सकती हैं, उनको भी लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं। फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द गुड्स, कैपिटल गुड्स और लेबर टाइप्स में होती है हमारी। कैपिटल गुड्स में क्या आता है, जैसे ये मशीनरी वगैरह होगी, कहता है एक देश से आप दूसरे देश में मशीनरी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से कर सकते हो। पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, बट आप डायरेक्ट अब कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने उसकी क्या दे दी, परमिशन दे दी। फ्रीडम द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट वगैरह को डिक्लेयर करने की गवर्नमेंट ने क्या दे दी, परमिशन। पहले हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि किस रेट पर हमें अलाउ करना है लोन वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी क्या दे दी, फ्रीडम दे दी। क्लियर है? लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि लाइसेंस से गवर्नमेंट ने हमें क्या कर दिया, फ्री कर दिया। पहले हमें छोटे छोटे बिजनेस वगैरह के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो हटा दिए। अब हम डायरेक्ट बिजनेस को खोल सकते हैं। तो बेनिफिट क्या मिला, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा बिजनेस होंगे उतने ज्यादा लोगों के पास क्या आएगी, जॉब ऑफर्स आएंगे। ठीक है? और उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो हम दूसरे देशों से सामान मंगवाएंगे। इस तरह से क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है तो सैलरी वर्कर्स की इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे, अगर प्रोडक्शन के जो, जैसे पहले हम लेबर फैक्टर यूज कर रहे थे, वहां पे हमारी प्रोडक्शन कम थी,
लेकिन अब हम कैपिटल फैक्टर मतलब मशीनरी वगैरह यूज कर रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वर्कर्स ज्यादा की नीड होगी, अगर वर्कर्स ज्यादा हो रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट हो रही है लोगों के पास, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो रही है। इससे हर एक पर्सन के पास जो इनकम के सोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से कहता है लिबरलाइजेशन हमारी ये हेल्प करता है जिससे लोगों में एम्प्लॉयमेंट और हमारी देश की जीडीपी वगैरह को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। क्लियर है। आफ्टर देन प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों में से कुछ अधिकार किसको दे दिए, पब्लिक को दे दिए, मतलब पब्लिक में बांट दिए। इसका क्या मतलब है, जैसे हर एक जो काम था पहले वो गवर्नमेंट करती थी, अब गवर्नमेंट को लगा कि वो इतने सारे कामों को संभाल नहीं सकती, वो क्या कर दिया कि पब्लिक के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे कुछ एयरलाइंस वगैरह तो अभी गवर्नमेंट के पास है, रेलवे वगैरह गवर्नमेंट के पास है, बट बाकी के जो सेक्टर्स थे जहां पर आईटी सेक्टर वगैरह किसके पास आ गया, प्राइवेट लोगों के पास। मतलब वहां पर कौन संभाल रहे हैं, इंडिविजुअल टाइप में फर्म कंपनीज वगैरह इस तरह से अपने बिजनेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, पहले कुछ भी अगर ओपन करना था तो गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर। आप देख सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती जितनी प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड करवाई जाती। जैसे रेलवे का एग्जांपल ले लो, अभी जो एक नई ट्रेन आई थी तेजस, वहां पर क्या किया गया था, उसके अंदर क्या किया था, वो प्राइवेट सेक्टर ने चला के देखी। अभी ये सोचा जा रहा है कि क्या पता प्राइवेट सेक्टर में ही रेलवे को इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो कहता है कि क्या कि जो पहले चेक किया गया कि प्राइवेट सेक्टर में जो ये ट्रेन को अगर हम चला रहे हैं इसके बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फर्म के लिए या फिर कंपनीज के लिए सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस तरह से पहले चेक किया गया कि बिजनेस को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं इस तरह का इन्वॉल्वमेंट लाने के लिए। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास टेक्नोलॉजी वगैरह और लेबर वगैरह वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं जिससे वो अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को किसके हाथों में सौंप दिया, प्राइवेट मतलब जनता के हाथों में सौंप दिया। प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ अ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। कहता है कि इन्वॉल्व कर लिया किसको, जनता को इन्वॉल्व कर लिया, जिसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, कम होगी, इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किस तरह से इंक्रीज हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार अपने पास रख के बाकी किसको सौंप दिए, जनता में सौंप दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो। तो जितने लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे आप देखते हो कि कई बार अगर गवर्नमेंट जॉब का चांस नहीं मिल रहा तो हम कहां पर अप्लाई कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर देते हैं। तो वहां के लोग वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार किसमें सौंप दिए, जनता में, मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर एक चीज पर अपना अधिकार नहीं रखा, वो किसमें सौंप दिए, जनता में सौंप दिए। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो, आगे करते हैं फिर। अगला देखो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण। मतलब जैसे पहले हम एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी, सामान नहीं आ सकता था एक देश से दूसरे देश में। लेकिन 1991 में जब न्यू पॉलिसी लागू की गई, ग्लोबलाइजेशन आया उसमें,
मतलब वैश्वीकरण, जिससे हम एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ संबंध क्या होगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन आसानी से एक देश में दूसरे देश में जा सकता है। तो लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन लिंकिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को लिंक कर रहा है ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमिक्स ऑफ द अदर कंट्री, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ लिंक बनाता है by means of the free trade and the free mobility of the capital and labor, जिससे जो मोबिलाइजेशन है मतलब मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। मोबिलाइजेशन में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मोबिलिटी मतलब मूविंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना, मूव करना। तो अभी लिखते हैं क्या, लिंकिंग द इकोनॉमी, लिंक कर इकोनॉमी को ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्री, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ लिंक कर रहा है। जैसे एक पर्सन आसानी से दूसरे देश में वीजा अप्लाई करके जा सकता है, बट पहले ऐसे नहीं था, परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी, ऐसे एक सामान नहीं ला सकते थे एक देश से दूसरे देश का। तो इस तरह से अब आसानी हो गई है, मींस ऑफ द फ्री ट्रेड, व्यापार में आसानी हो गई, एंड फ्री मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल एंड लेबर, मतलब कैपिटल गुड्स और लेबर गुड्स, जिससे लेबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखो ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में बढ़ावा होगा। एक जैसे हमारे यहाँ पर कोई चीज बन रही है तो यहाँ से वहां पर जाएगी, वहां पर कोई चीज बन रही है तो वहां से यहाँ पर आ सकती है, मतलब रिश्तेदारी, रिलेशनशिप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। फॉरेनर्स जैसे सुनते हो एमएनसीज क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज, कि दूसरे देश के व्यक्ति हमारे देश में आकर कंपनीज खोल रहे हैं, आसानी से परमिशन मिल गई, हम यहाँ के लोग वहां पर जाकर दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, परमिशन मिली हुई है, तो ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ। क्लियर है? तो तीनों टॉपिक पढ़े हमने। 1991 में न्यू पॉलिसी लागू की गई थी, उस पॉलिसी का मतलब क्या था, एलपीजी, एल बोले तो लिबरलाइजेशन, पी बोले तो प्राइवेटाइजेशन, एंड जी बोले तो ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, मतलब कि जो गवर्नमेंट के हाथों में लाइसेंसिंग पावर थी, गवर्नमेंट ने वो छूट दे दी, लोगों को फ्रीडम दे दी कि आप अपने बिजनेस को खोल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंसिंग हटा दी गवर्नमेंट। कुछ चीजों पर लाइसेंसिंग रखी हुई है, जैसे ड्रग्स बिजनेस हो गए, वेपन्स हो गए, इस तरह के, तो वहां पर गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग की पॉलिसी रखी हुई है, बट बाकी के बिजनेसेस से लाइसेंसिंग की पावर हटा दी। प्राइवेटाइजेशन, जैसे जो अधिकार थे वो गवर्नमेंट के हाथों में थे, गवर्नमेंट ने वो हटा दिए, पब्लिक को दे दिए, जनता में बांट दिए, तो वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, मतलब क्या होगा इसका, कि एक विश्व, एक कंट्री दूसरी कंट्री से लिंक बना सकती है, जिससे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हमारा ट्रेड इंक्रीज होगा, कैपिटल गुड्स को एक देश से दूसरे देश में लाया जा सकता है, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होंगे, लोगों को जॉब्स के ऑफर ज्यादा होंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगर सभी के इफेक्ट देखें कि सभी का इफेक्ट क्या मिल रहा है हमें, देखो क्या लिखते हैं, सबसे पहला ही आ गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिलेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकोनॉमिक्स में भी आएगा आपका, वहां पर भी आप डीपली पढ़ोगे इसको। कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को क्या ऑफर मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट के। क्यों? क्योंकि लोग अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन किसकी हेल्प से की जाएगी, अगर मशीनरी से भी कर रहे हैं तो मशीनरी को चलाने के लिए भी तो पर्सन चाहिए हमें, तो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऑफर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। पब्लिक सेक्टर प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो सेल्स भी इंक्रीज होंगी, और सेल्स इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट भी। ऐसे कैसे, ये देखो, जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोगों की पॉकेट में पैसा आ रहा है, अगर लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और डिमांड हो रही है तो सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और सेल इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। फिर कहते हैं डी लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंसिंग क्या होगी, हट गई। उसके बाद इंक्रीज द कंपटीशन,
जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, कंपटीशन तो अपने आप ही आ जाएगा मार्केट में। जैसे हर एक पर्सन को पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, बट उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक पर्सन छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो मार्केट को क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है। तो इंक्रीजिंग इन द कंपटीशन। देखते भी हो मार्केट में कोई एक पर्सन नई शॉप खोलता है, उसी के सामने वही कोई और पर्सन सेम शॉप खोल देता है, तो इफेक्ट पड़ जाता है बिजनेस के ऊपर। तो कंपटीशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। रैपिडली चेंजिंग जो वातावरण है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज आ रहा है उसमें, लगातार और बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। इन पॉलिसीज की वजह से क्या आगे मार्केट में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। मोर डिमांडिंग, जो डिमांड है लोगों की वो भी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। हर एक को दूसरे के साथ लिंक कर दिया करो जिससे पढ़ने में भी आसानी हो। अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा होंगे। प्रॉफिट क्यों ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लोग बिजनेस खोल रहे हैं। बिजनेस खोलेंगे तो मार्केट में कंपटीशन होगा। कंपटीशन हो रहा है तो आपके सामने बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं देखने को, और चेंजेस आ रहे हैं किस चीज के, लोग डिमांड ज्यादा है, तो इसके इफेक्ट पड़ेंगे हमारे बिजनेस पे। क्लियर है, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से नोट कर लेना। ये वाले चैप्टर में हमारा एक और टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, फिर यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रीकरण मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा अभी 2016-17 के आसपास क्या किया गया था, जो नोटबंदी हुई थी, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, रातों रात अनाउंस कर दिया था कि 500 के और 1000 के जो नोट है वो क्या हो गए, मार्केट में बंद हो गए, और उसकी जगह 2000 का नोट आया, 500 का नहीं आया। वो क्यों किया गया, ये डीमोनेटाइजेशन होता है, जहां पर करेंसी के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। मतलब करेंसी में चेंजेस आना वो क्या कहलाता है, डीमोनेटाइजेशन। क्यों किया गया ऐसा, सोचो अपने दिमाग में, ऐसा क्यों किया, डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने क्यों किया। सबसे पहला कारण तो यही है जो आपको पता होगा, वो है काला धन। मतलब उसके जैसी करेंसी बहुत सारी बनी पड़ी थी मार्केट में, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डीमोनेटाइजेशन, ताकि वो नकली नोट मार्केट में ना आए, जिससे पब्लिक क्या चली जाए, लॉस में ना चली जाए। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डीमोनेटाइजेशन। वो करेंसी रुक गई वहीं के वहीं, वो पैसा कहाँ जमा हो गया, बैंक में जमा हो गया, और उसके बदले क्या मिल गए, 500 और 2000 के नोट अवेलेबल हो। क्लियर है। और क्या रीजन हो सकता है, सोचो। कुछ लोग क्या होते थे, टैक्स एविजन, मतलब टैक्स की क्या करते थे, चोरी करते थे। कुछ लोग टैक्स की चोरी करते थे, जैसे कि वो धन को, अपने पैसे को बैंक में जमा नहीं करवाते थे, वो पैसे को अपने घरों में रखते थे और एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते रहते थे, जैसे कैश में ही लेन देन करते थे। बैंक की ट्रांजैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से वो टैक्स से बचने के लिए पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पर करते रहते थे। तो गवर्नमेंट को पता था इस बात का। तो अब जब गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया, मतलब करेंसी के अंदर चेंजेस आए, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि सारे का सारा पैसा कहाँ जाना चाहिए, बैंक में जाना चाहिए। अब जिन लोगों के पास वो पैसा पड़ा था, जिन्होंने बैंक में जमा नहीं करवाया था, अब उनको बैंक में जमा करवाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट प्रूफ मांगेगी कि ये पैसा आया कहां से, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या किया जाएगा, टैक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन। क्लियर है। जो मेन रीजन है वो यही है, टैक्स एविजन, मतलब लोग टैक्सेस की चोरी कर रहे थे, बैंक की ट्रांजैक्शंस कम हो रही थी, और जो लोग थे मार्केट में बहुत नकली धन आ चुका था। तो इस रीजन से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डीमोनेटाइजेशन। तो इसके बेनिफिट क्या मिले, बताओ क्या बेनिफिट मिले। अपोजिट कर दो कि जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे वो क्या हो गया, बेनिफिट मिल गया कि टैक्स पे करना पड़ेगा उनको। और क्या हो सकता है, जो लोग टैक्सेस की चोरी कर रहे थे वो टैक्स पे करेंगे। और क्या हो सकता है, मार्केट में नकली धन नहीं आएगा। और देखो पहले क्या होता था, सभी की सभी ट्रांजैक्शन कैश में होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, डिजिटल हो गया। जैसे फोन के थ्रू भी हम कर सकते हैं।
अब फोन के थ्रू कब करोगे? जब आपका पैसा कहां पर पड़ा है? बैंक में पड़ा, तभी हो सकती है। फोन के थ्रू ट्रांजैक्शन मतलब एटीएम से जब आपका कार्ड लिंक है फोन में, तभी आप फोन से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐप आ गई, गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, पेटीएम आ गया, या फिर आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो डिजिटल एप्स को भी क्या मिला? बेनिफिट्स मिला। तो इस तरह से क्या कहता है कि जो इंडिया क्या बन गया? डिजिटल। तो कहता है कि ये वाले बेनिफिट्स भी हमें मिले डिमोनेटाइजेशन के बाद। क्यों? क्योंकि लोग कैश को प्रेफर करने की बजाय किसको प्रेफर कर रहे हैं? डायरेक्ट ट्रांसफरिंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये बेनिफिट मिले। क्या कुछ लॉसेस भी हुए थे? क्या डिमेरिट्स हो सकती हैं डिमोनेटाइजेशन की? सोचो अपने दिमाग में, कुछ डिमेरिट्स हो सकती हैं डिमोनेटाइजेशन की? बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती हैं? देखो, जिस चीज की अच्छाइयां हैं उस चीज की बुराइयां भी हैं। क्या हो सकती हैं? सोचो अपने दिमाग में। देखो, जैसे जो मेन है ये वो हो सकता है कि जब लोगों को पैसा जमा करवाया जाने गया तो वहां पर बहुत सारी लाइनें थी। क्यूज में क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा, टाइम वेस्टेज ज्यादा हुई वहां पर। तो इस तरह से गवर्नमेंट ये पब्लिक को बहुत सारे मैटर्स को देखना पड़ा। तो इस कारण से ये डिमेरिट्स अकर हुए। ठीक है, तो अब ये वाले टॉपिक्स थे हमारे, यूनिट कंप्लीट हो चुकी है बिजनेस एनवायरनमेंट की। फटाफट सुन लो क्या क्या था। एक तो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है चारों तरफ से, वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। फीचर्स और इंपॉर्टेंस बड़ी हमने इसकी नोट्स में चेक कर लेना। माइक्रो लेवल पर होता है, मैक्रो लेवल पर होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर ही होता है, एक्सटर्नल जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। टू पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को थोड़े लेवल तक कंट्रोल में कर सकता है, बट मैक्रो को बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्लियर है? और उसके बाद बड़ा नई पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक जनता को, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, ग्लोबलाइजेशन में एक देश का दूसरे देश से लिंक बढ़ावा कर दिया, जिससे रिलेशनशिप अच्छे हुए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या होगा? प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। प्रॉफिट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो गया। और क्या हो सकता है? रैपिडली चेंजेस आ रहे थे मार्केट में, तो ये वहां पर हमें देखने को मिला। उसके बाद लास्ट टॉपिक पड़ा डिमोनेटाइजेशन, जहां पर पड़ा कि करेंसी जो चेंज हो रही है वो किस कारण से हुई थी? क्योंकि मार्केट में नकली नोट आ चुके थे, लोग टैक्स से बच रहे थे। काला धन को खत्म करने के लिए, ब्लैक मनी को गवर्नमेंट ने खत्म करने के लिए क्या कर दिया? डिमोनेटाइजेशन। क्या बेनिफिट मिले? लोग जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे वो टैक्स पे कर रहे हैं। मार्केट में ब्लैक मनी खत्म हो गई थी एकदम से, और गवर्नमेंट की इनकम्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स वगैरह, तब जो क्या होगा इसकी इफेक्ट हमारे वहां पर पड़ेगी। जो गवर्नमेंट क्रेडिट कंट्रोल करती है, इकोनॉमी के अंदर टॉपिक पढ़ा होगा आपने कि क्रेडिट कंट्रोल जो किया जाता है वो गवर्नमेंट इन्हीं मेथड से करती है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लागू कर देती है जिससे वो पैसे को अपनी तरफ खींच ले और मार्केट में मनी को क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है। इकोनॉमिक्स में मनी वाले चैप्टर में आएगा, बैंकिंग वाले चैप्टर में आएगा आपका ये वाला टॉपिक, वहां से रीड कर लेना, अच्छे से समझ आएगा। तो ये वाले टॉपिक भी हैं आपके इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वहां पर बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने को मिलेगा। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इस तरह से लिखवाया गया। एक वीडियो और बनेगी इस यूनिट के ऊपर जिसके अंदर हम केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वाले टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्लियर है? स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। अभी स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस वगैरह का कुछ नहीं पता कब खुलेंगी, तो अपना भी ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, साथ में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो। पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर और स्टे होम सेफ हो। ओके, बाय।